बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक अहम तरीन केस की समाअत होनी है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन दिन है। ये जो केस है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल किया गया था, उनको फांसी लगाई गई थी, ये उस केस की समाअत है। और ये जो केस है, ये एक सदारती रेफरेंस के नतीजे में जो है वो बना था, जो कि 2011 में उस वक्त के जो सदर थे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस दायर किया था। तो इस केस के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़े ही क्रूशल मोमेंट के ऊपर इस केस को ओपन करने जा रही है। तो इसका जो है वो पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है और इमरान खान साहब के जो सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ये केस कितना अहम है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच आज इस हवाले से समाअत करेगा। आई एम श्योर कुछ ही लम्हों में ये समाअत शुरू हो जाएगी और जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो इस हवाले से लम्हा ब लम्हा जो है वो अदालत से अपडेट करेंगे। लेकिन अहम ख़बर ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से एक दरख्वास्त दायर की कि इस केस की जो समाअत है वो टेलीविज़न पर लाइव नशर की जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसकी रिकॉर्डिंग नशर की जाएगी या लाइव नशर किया जाना है, ये एक अहम डिबेट है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अमेंडमेंट बिल था, उस हवाले से उसकी लाइव नशरियात जो है वो की जा सकती है, तो इस केस की क्यों नहीं? क्योंकि जो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला था, वो तो बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट की हद तक था, किसी का भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। और जो इस तरह के केसेस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, इसमें लाखों पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के तमाम मामलात के जो केसेस हैं, उनको टेलीविज़न पर लाइव नशर करना चाहिए। इस केस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये केस, जैसा कि मैंने बताया कि 2011 में दायर किया गया था और इसकी अब तक 6 समाअतें हो चुकी हैं। इसकी पहली समाअत 2 जनवरी 2011 को हुई और इसकी आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई। इस हवाले से जो पहली 5 समाअतें थी, वो एक 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब कर रहे थे। और जिसकी आखिरी समाअत थी, वो 9 रुकनी बेंच ने जो है वो सुना और इसके अंदर जो है वो सदारती रेफरेंस के अंदर 5 अहम तरीन सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछे गए थे। और अब जो है 2023 में तकरीबन 12 साल के बाद ये मामला फिर से उठा है और अब सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच इन 5 सवालात के जवाबात देगा। और ये पाकिस्तान में आने वाले फ्यूचर में जो है वो जो पॉलिटिक्स होगी या जो भी पाकिस्तान में मामलात होंगे, उसमें एक अहम तरीन केस ये साबित होगा। जो 9 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब करेंगे। इसके अलावा जस्टिस तारक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा इस बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन इसमें आपको एक हैरानगी की बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कार्रवाई नशर की गई थी, उसमें हमने देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कानून के ऊपर जिनको गिरफ्त है और जो हमें जो है वो सबसे जो है बेहतरीन जज लगे थे, वो थे जस्टिस मुनीब अख्तर। लेकिन इस बेंच में उनको शामिल नहीं किया गया। मैं ये बात मानता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से उनका इख्तियार है कि वो किसको बेंच में शामिल करना चाहते हैं, किसको नहीं। लेकिन जो कुछ आज हो रहा है, ये बिल्कुल वही है जो कि पिछले चीफ जस्टिस यानी कि उमर अता बंदयाल साहब करते रहे हैं कि वो जस्टिस ये तारक मसूद साहब को और जस्टिस कादी फायज़ को अहम तरीन जो बेंचेस बनते थे उसमें शामिल नहीं करते थे। इसी तरीके से जो है वो तमाम लोग जो कि ये कादी फायज़ ग्रुप से हटकर हैं, यानी कि जस्टिस इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, तो इनको इस तरह के बेंचेस में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अलावा जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी हैं और दीगर कुछ नाम हैं। तो ये जो है वो अफसोसनाक बात है कि बड़ी ही वाज़ेह तफरीक इसमें नज़र आ रही है। अब जैसा कि मैंने कहा कि 5 सवालात हैं बेसिकली जो कि इस रेफरेंस के अंदर पूछे गए थे और ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस से अब जो है वो पूछे जा रहे हैं। इस रेफरेंस के अंदर जो पहला सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से, वो ये है कि
ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا جو ٹرائل تھا کیا وہ آئین میں درج انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ دوسرا سوال اس میں پوچھا گیا کہ قرآنی احکامات کے مطابق کیا ان کا جو قتل کیا گیا تھا وہ درست تھا؟ جبکہ یہ بھی پوچھا گیا تیسرے نمبر پر کہ جو گواہان تھے یا بیانات اس وقت ریکارڈ کیے گئے تھے کیا وہ ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے کافی تھے؟ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے نمبر پر پوچھا گیا کہ جو ان کا قتل کیا گیا اتنے بڑے لیڈر کا کیا وہ ایک منصفانہ فیصلہ تھا؟ جبکہ پانچویں نمبر پر اور آخری سوال اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر آرٹیکل 189 کے تحت لاگو ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ ججز ان حوالے سے کیا سوچتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں بلکہ آج سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے کہا کہ اس کا عمران خان کی سیاست پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ یہ سینٹیمنٹ ضرور پایا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح یہ لوگ عمران خان کو بھی پھانسی لگانا چاہتے ہیں، اور یہ بات جو ہے اس طرف جا بھی رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر جو دفعات لگائی جا رہی ہیں وہ جو ہے وہ سزائے موت کی اور عمر قید کی ہیں. تو یہ جو کیس سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے اس میں پہلی تو بات مجھے جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر الیکشن کے ٹائم میں اس کو لایا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اچانک سے اس کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمدردیاں جو ہے وہ پیدا کرنا، اور ایک ذہن میں چیز ہے کہ اس کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا جائے، سارا میڈیا اس کی کوریج کرے تاکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے لوگوں میں نرم گوشہ پیدا ہو. وہ ہوتا ہے یا نہیں یہ تو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ اس حق میں آ گیا کہ وہ جو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی وہ درست تھی، تو یہ بات یاد رکھی گیا کہ یہ لوگ عمران خان کے لیے ایک راستہ کھول رہے ہیں کہ آج کی عدالتیں بھی عمران خان کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنائیں، کیونکہ 9 رکنی بینچ اگر یہ فیصلہ سنا دے گا 9-0 سے کہ وہ فیصلہ بالکل درست ہے تو ایک راستہ کھل جائے گا. لیکن اگر یہ ججز جو ہے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے بالکل غلط تھا اور عدالتی قتل تھا، تو اس سے ایک چیز یہ ہوگی کہ شاید پاکستان کا کوئی بھی جج یا کوئی بھی عدالت دوبارہ کسی جو ہے وہ بڑے لیڈر کو اس طریقے کی سزا سنانے سے جو ہے وہ پرہیز کرے گا. تو یہ سماعت آج ہوگی، دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.